हेलो फ्रेंड्स यार, स्वागत है अगेन लास्ट 30 इयर्स गेट पीवाई की सीरीज में। आई होप आप एंजॉय कर रहे होगे, आपको मजा आ रहा है। मीडियम एक्सेस कंट्रोल का इस सेकंड वीडियो यार, यदि आपको मजा आ रहा हो इस सीरीज के अंदर तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, हाँ सर हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं और मजा आ रहा है। और यहाँ पे एक सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट हमको पहली बार ये मिली है जहां पे लास्ट 30 इयर्स के सारे क्वेश्चन डिटेल्ड में डिस्कस किए जा रहे हैं। तो सीधा हम बढ़ते हैं दोस्तों। एक अनाउंसमेंट आपके लिए है कि ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच हमने दोस्तों लॉन्च किया है और इस ऑल इन वन प्रैक्टिस बैच का जो प्राइस है ये 28 से स्टार्ट हुआ है। 28 से स्टार्ट हुआ है, राहुल सर इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस अभी भी 1999 है, यानी 1999 के अंदर 6000 क्वेश्चन इस बैच के अंदर कराए जाएंगे। तो दोस्तों आप सोच लो कि यार 6000 क्वेश्चंस आपको 1999 में मिल रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन होंगे, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज के असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पे कोड मेरा यूज कर सकते हो, एडी रूल कोड यूज करोगे तो आपको ये डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा। इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा। कोड को आप यूज करते हो तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी यहां पे मिलेगी। इसके अलावा हमारे पास जो बैच हमने लॉन्च किया, भाई ये तो खतरनाक बैच है, लक्ष्य बैच फॉर पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज। जितने भी बच्चे चाहते हैं कि पीवाईक्यूज का सिस्टमेटिक, सीएन नहीं सारे ही सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज आपको मिल जाएं, और वो भी सारे ही टीचर्स जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो सारे टीचर्स आपको पेड कोर्स के अंदर सारे पीवाईक्यूज कराएं प्लस टेस्ट सीरीज। ये हर एक बच्चे को, जो ये बच्चा गेट 2026 लिखना चाहता है, दिस बैच इज रियली फॉर यू। ठीक है, तो सारे पीवाईक्यूज मैंने बैच स्टार्ट किया सीएन का, मैं सारे पीवाईक्यूज बहुत डिटेल में करा रहा हूं पेड बैच के अंदर। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट यहां पे होंगे। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाता है, कभी वीडियो आती है कभी वीडियो नहीं आती है, लेकिन पेड कोर्स में आप जाओगे तो ये सीएन का कोर्स 15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज दोस्तों आपको कराए जाएंगे। और पीवाईक्यू प्लस टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो 999 है, 999 के अंदर आप इस बैच को दोस्तों ले सकते हो। यहां पे भी आपको इस बैच को लेना है तो ध्यान रखिए, ये कोड जो है एडी रूल आपकी जिंदगी बदल सकता है भैया। ठीक है, अब उसके बाद सीधा दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन पे। ये सवाल मेरे पास गेट 2000, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी एक ही करेक्ट आंसर होगा, और ये सवाल आपको गेट 2005 में पूछा गया है। तो इस ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास क्या कहता है, IEEE 802.11 वायरलेस लैन रन्स ऑन CSMA CD प्रोटोकॉल। भैया 802.11 वायरलेस लेन CSMA CD प्रोटोकॉल पर रन नहीं होता है, इट रन्स ऑन CSMA CA। ये हमने क्लास के अंदर आपको बताया भी है, क्रैश कोर्स के अंदर ही बताया। तो ये हमारे पास CSMA CA पे रन करता है, ना कि हमारे पास CSMA CD पे। तो जिस भी बच्चे को ये नहीं पता है, यहां से ध्यान रख लीजिए, ये हमारे पास काम करता है CSMA CA पे। ठीक है, तो ये एकदम गलत ऑप्शन हो गया, यानी ये इन ऑप्शन मैंने यहां से एलिमिनेट कर दिया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद बात करें, ईथरनेट इज बेस्ड ऑन CSMA CD प्रोटोकॉल। यस डेफिनेटली, ईथरनेट जो मेरे पास है ये CSMA CD पे प्रोटोकॉल पे बेस होता है। ये कह रहा है ईथरनेट इज नॉट बेस्ड ऑन CSMA CD प्रोटोकॉल। भैया ईथरनेट जो है वो CSMA CD प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है। ईथरनेट यूजेस CSMA CD फॉर एक्सेस कंट्रोल। तो ये भी गलत हो गया है, ये कह रहा है ईथरनेट इज नॉट बेस्ड ऑन CSMA CD प्रोटोकॉल, ईथरनेट इज बेस्ड ऑन CSMA CD प्रोटोकॉल। तो यहां से ये भी स्टेटमेंट मेरे पास रॉन्ग हो गया है, गलत हो गया है। नेक्स्ट मेरे पास कह रहा है CSMA CD इज नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रोपेगेशन डिले नेटवर्क लाइक सैटेलाइट नेटवर्क। ठीक है, कह रहा है CSMA CD सुटेबल नहीं है हाई प्रोपेगेशन डिले के लिए। प्रोपेगेशन डिले यदि बहुत हाई हो तो CSMA CD इज नॉट सुटेबल। यस डेफिनेटली इट इज ट्रू। सर ये कैसे ट्रू है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा मैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज नो कंटेंशन इन द CSMA CD नेटवर्क। कह रहा है CSMA CD में कोई कंटेंशन नहीं होता। भैया CSMA CD में तो कंटेंशन स्लॉट होते हैं, कंटेंशन स्लॉट, कॉलिजन स्लॉट, बिकॉज बिफोर ए सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन होने से पहले पैकेट कितनी बार क्या हो सकता है, कोलाइड हो सकता है। सो देयर आर सम कंटेंशन स्लॉट, देयर आर सम कॉलिजन स्लॉट इन CSMA CD। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन गलत है। अब ये ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको। सर ये हाई प्रोपेगेशन डिले के लिए CSMA CD क्यों सुटेबल नहीं है, CSMA CD इज नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रोपेगेशन डिले। इसलिए सुटेबल नहीं है, मैं आपको बताता हूं। यहां से यदि CSMA CD की आपको एफिशिएंसी पता हो, ठीक है, तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ CSMA CD का फॉर्मूले की बात करें हम, तो क्या फॉर्मूला है भैया, एफिशिएंसी ऑफ CSMA CD। यहां पे CSMA CD बोल दो, या हमारे पास हम ईथरनेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास CSMA CD यूज करता है ईथरनेट।
यानी ईथरनेट यूज करता है सीएसएमए सीडी, सॉरी। तो एफिशिएंसी का जो मेरे पास फॉर्मूला होता है यहां पे सीएसएमए सीडी के अंदर, दोस्तों मैं आपको बताऊं एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है जो हम ड्राइव करते हैं 1/1 + 6.44a। ये मेरे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला है किसका दोस्तों भैया, एफिशिएंसी का। और यहां पे जो a है मेरे पास, वो a इज नथिंग बट प्रोपेगेशन डिले डिवाइड बाई ट्रांसमिशन डिले। ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाइड कर लिया है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो याद रखने में। अब यहां से एफिशिएंसी की मैं बात करूं 1 ये क्या है 1 + 6.44a। अब यार 1 + 6.44a, a का मतलब क्या है, प्रोपेगेशन डिले डिवाइड बाई ट्रांसमिशन डिले। प्रोपेगेशन डिले डिवाइड बाई ट्रांसमिशन डिले, हाँ सर हो गया। अब एक चीज बताइए यहां से, यदि इस फॉर्मूले के अंदर प्रोपेगेशन डिले मेरे पास हाई हो, ये फॉर्मूले समझना, इस फॉर्मूले के अंदर प्रोपेगेशन जो डिले है वो मेरे पास हाई हो और ट्रांसमिशन डिले लो हो, इस प्रोपेगेशन डिले को हाई कीजिए। यदि ये वाली वैल्यू हाई होगी तो यहां पे हाई वैल्यू हो गई, ट्रांसमिशन डिले लो है, लो वैल्यू से हाई वैल्यू डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हाई आएगा, 1 हाई वैल्यू लो हो जाएगा, यानी एफिशिएंसी क्या है मेरे पास, लो हो जाएगी। तो यहां से मेरे पास क्या मैं कह सकता हूं, यहां पे ईथरनेट या मेरे पास मैं कह सकता हूं सीएसएम में सीडी, एफिशिएंसी इज लो व्हेन प्रोपेगेशन डिले इज हाई एंड ट्रांसमिशन डिले इज लो। प्रोपेगेशन डिले यदि बहुत हाई है तो एफिशिएंसी मेरे पास कम हो जाती है मेरे दोस्तों, इसीलिए हाई प्रोपेगेशन डिले के लिए ये सीएसएम में सीडी सुटेबल नहीं है। अब यहां से यदि मैं ऐसा कर लूं कि ट्रांसमिशन डिले तो मेरे पास हाई हो, ये देखिए, और प्रोपेगेशन डिले मेरे पास लो हो, प्रोपेगेशन डिले लो हो, ट्रांसमिशन, इसको हाई कर दो, यहां से हाई वैल्यू, हाई से डिवाइड करेंगे इसको, ये लो होगा, तो यानी यहां से मेरे पास हाई से डिवाइड करेंगे लो वैल्यू आएगी, 1/लो वैल्यू, एफिशिएंसी हाई हो जाएगी। तो यानी एक चीज का ध्यान रखना, एफिशिएंसी हाई तभी होगी जब ट्रांसमिशन डिले हाई है। और एक चीज बता दूं आपको, ट्रांसमिशन डिले होता है यूजफुल टाइम, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है यूजफुल टाइम डिवाइड बाय टोटल टाइम। यूजफुल टाइम जितना ज्यादा होगा उतनी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन यहां पे प्रोपेगेशन यदि ज्यादा हो जाता है तो एफिशिएंसी मेरे पास कम हो जाती है, इसीलिए ठीक है इन ईथरनेट या सीएसएमए एफिशिएंसी हाई व्हेन ट्रांसमिशन डिले इज हाई एंड प्रोपेगेशन डिले इज लो, एफिशिएंसी इज लो व्हेन प्रोपेगेशन डिले इज हाई एंड ट्रांसमिशन डिले इज लो। ठीक है, तो यहां से आपको यह बात दोस्तों समझ में आ गई होगी कि यहां किस तरीके से काम चल रहा है। तो यानी इट इज नॉट सुटेबल। ठीक है, तो यदि प्रोपेगेशन डिले हाई है तो ईथरनेट इज नॉट गुड बिकॉज एफिशिएंसी मेरे पास कम हो रही है। तो ये पॉइंट यहां पे बिल्कुल सही पॉइंट बैठता है कि सीएसएमए सीडीज इज नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रोपेगेशन डिले नेटवर्क लाइक सैटेलाइट नेटवर्क। यहां से भी आप पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो, यहां पे हमारे पास ये मैं लिख सकता हूं इन सीएसएमए सीडी या इन सीएसएमए सीडी, इन सीएसएमए सीडी एफिशिएंसीज लो। एफिशिएंसी लो कब होगी, व्हेन प्रोपेगेशन डिले इज हाई एंड ट्रांसमिशन डिले इज लो। व्हेन प्रोपेगेशन डिले इज हाई, व्हेन प्रोपेगेशन डिले इज हाई, प्रोपेगेशन डिले इज हाई एंड ट्रांसमिशन डिले इज लो, and it is simple, it is similar than stop and wait protocol। तो यहां से ये पॉइंट नंबर मेरे पास 1 बन गया। ठीक है, यदि आपको ये बताना है कि यार एफिशिएंसी हाई कब होगी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ये हमारे पास इन सीएसएमए सीडी एफिशिएंसी इज हाई, इन सीएसएमए सीडी एफिशिएंसी इज हाई when transmission delay is high, when transmission delay is high, transmission delay is high and propagation delay is low, propagation delay is low।
तो यहां से मेरे पास यदि प्रोपेगेशन डिले हाई है, प्रोपेगेशन डिले हाई है तो एफिशिएंसी लो है, एफिशिएंसी लो है व्हेन प्रोपेगेशन डिले हाई, तो इसीलिए मेरे पास मैंने आपको बताया था ये हमारे पास पॉइंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल एमसीक्यू है। ठीक है, ये सवाल मेरे पास 1 मार्क्स का पूछा गया गेट 2007 के अंदर। यहां पे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ईथरनेट व्हेन मैनचेस्टर एन्कोडिंग इज यूज्ड द बिट रेट इज। तो ईथरनेट मैनचेस्टर एन्कोडिंग यूज करता है, ईथरनेट यूज मैनचेस्टर एन्कोडिंग, और मैनचेस्टर एन्कोडिंग में मैं आपको बता दूं जो बोर्ड रेट होता है, बोर्ड रेट होता है मेरे पास 2 इंटू बिट रेट। तो इसको डायरेक्टली आप याद रख सकते हो। ठीक है, 2 इंटू बिट रेट, ये मेरे पास ईथरनेट के अंदर मैनचेस्टर एन्कोडिंग यूज होती है और ईथरनेट के अंदर बोर्ड रेट होता है 2 इंटू बिट रेट। तो यहां से यदि मैं बिट रेट निकालने लगूं तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, बिट रेट इज नथिंग बट हाफ ऑफ द बोर्ड रेट, हाफ ऑफ द बोर्ड रेट। हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट मेरे पास स्टेटमेंट ओरिएंटेड सवाल है, तो बिट रेट क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द बोर्ड रेट। यानी यहां से इस सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां से ये मेरे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है गेट के अंदर मेरे दोस्तों। ठीक है, और ये भी मेरे पास 2005 में 1 मार्क्स का पूछा गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या कहता है, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। कह रहा देयर आर एन स्टेशन इन द स्लॉटेड लेन, स्लॉटेड लेन के अंदर एन स्टेशन है, यानी कह सकते हैं स्लॉटेड अलोहा। ठीक है, एन स्टेशन है, ईच स्टेशन अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट विद द प्रोबेबिलिटी पी इन ईच टाइम स्लॉट। ठीक है, ईच टाइम स्लॉट, स्लॉटेड अलोहा के अंदर टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एन स्टेशन है। ठीक है, ईच स्टेशन अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट विद द प्रोबेबिलिटी पी इन स्लॉट टाइम। ठीक है, ईच स्टेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी है, टू अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट द पैकेट। ठीक है, अटेम्प्ट टू ट्रांसमिट द पैकेट। ठीक है, ट्रांसमिट विद द प्रोबेबिलिटी पी इन ईच टाइम स्लॉट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन स्टेशन ट्रांसमिट इन ए गिवन स्लॉट। ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टेशन ट्रांसमिट इन ए गिवन स्लॉट, के एक स्टेशन ट्रांसफर करना चाहिए। तो एक बात समझ लो, यदि मैं स्लॉटेड अलोहा की बात कर रहा हूं, टाइम को मैंने स्लॉट्स में डिवाइड कर रखा है, तो मैं किस तरीके से मेरे पास यहां पे सक्सेस कैसे होगा, सक्सेस कैसे होगा भैया, भाई एन स्टेशन है तो उसमें से एक स्टेशन ट्रांसफर करना चाहिए और बाकी रिमेनिंग n-1 स्टेशन ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। तो एक स्टेशन ट्रांसफर करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी। ठीक है, एक स्टेशन एक स्टेशन ट्रांसफर करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी। जब एक स्टेशन ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी पी है तो बाकी स्टेशन नहीं करने चाहिए, तो दूसरे स्टेशन के ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - पी। तीसरे स्टेशन के ना करने की प्रोबेबिलिटी 1 - पी, चौथे स्टेशन की 1 - पी, इस तरीके चलता रहेगा कहां तक, n-1 टाइम्स तक। बाकी जो रिमेनिंग n-1 स्टेशन है वो ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर एनी सिंगल स्टेशन, यानी कोई कोई हमारे पास जो स्टेशन है वो पैकेट ट्रांसफर कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पी है। n-1 नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 - p पावर n-1, कि ये n-1 स्टेशन ट्रांसफर नहीं करेंगे, 1 - p पावर n-1। ठीक है, यहां से पूरा आपको लिख के लेके आया हूं। ठीक है, देखिए क्या है, ये मेरे पास यहां पे सपोज n क्या टोटल नंबर ऑफ स्टेशन ईथरनेट, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन है। ठीक है, ईथरनेट ले लो या मेरे पास अलोहा ले लो, किसी को भी ले लो। ठीक है, वॉट एवर इट मे बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मेरे पास यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेशन टू ट्रांसफर द डेटा पैकेट, ये पी है। ठीक है, पी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेशन टू ट्रांसफर द डेटा पैकेट। ठीक है, ये 1 - पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेशन नॉट टू ट्रांसफर द डेटा पैकेट, ना ट्रांसफर करने की क्या हो जाएगी, 1 - पी। नीचे क्या लिखा है, फॉर द सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ वन स्टेशन, यदि मैं चाहता हूं एक स्टेशन सक्सेसफुल ट्रांसफर करे, देन रिमेनिंग n-1 स्टेशन शुड नॉट ट्रांसफर द डेटा पैकेट, रिमेनिंग n-1 स्टेशन ट्रांसफर नहीं करने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब रिमेनिंग n-1 नहीं करेंगे तो एक के ना करने की क्या थी, 1 - पी, दूसरे के ना करने की 1 - पी, तीसरे के ना करने की 1 - पी। अब n-1 स्टेशन नहीं करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 - p पावर n-1, यानी n-1 स्टेशन ट्रांसफर नहीं करेंगे। बिल्कुल सर सही बात है। तो यहां से मेरे पास क्या है, 1 - p पावर n-1, प्रोबेबिलिटी ऑफ n-1 स्टेशन नॉट टू ट्रांसफर द डेटा पैकेट, n-1 स्टेशन ट्रांसफर नहीं करेंगे, n-1 नहीं करेंगे लेकिन एक करेगा, तो क्या होगा, p इंटू 1 - p पावर n-1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ए सिंगल स्टेशन।
यानी कोई सिंगल स्टेशन मेरे पास क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। लेकिन वो सिंगल स्टेशन कोई भी हो सकता है, एन में से कोई भी स्टेशन हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा, n इंटू पी इंटू वन माइनस पी पावर एन माइनस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर एनी स्टेशन अमंग एनी स्टेशन। n में से कोई एक करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, n इंटू पी इंटू वन माइनस पी पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस n इंटू पी इंटू वन माइनस पी पावर एन माइनस वन। n स्टेशन में से एक स्टेशन ट्रांसफर करेगा, कोई भी कर सकता है, तो यहां से n इंटू पी इंटू वन माइनस पी पावर एन माइनस वन। तो इसका जो मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ये। कभी कभी बच्चा क्या सोच लेता है, बच्चा सोचता है कि सर यहां पे प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन स्टेशन ट्रांसफर, तो एक स्टेशन ट्रांसफर करने की क्या होगी सर, ये सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। भैया यहां पे सवाल में साफ साफ गिवन है देयर आर एन स्टेशन। ठीक है, तो एन में से कोई भी एक, ठीक है, यहां पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन स्टेशन, कि एक स्टेशन ट्रांसफर कर, लेकिन कौन सा एक ये नहीं गिवन, तो एन में से कोई सा भी एक कर सकता है, तो इसलिए एन का मल्टीप्लीकेशन जरूरी है। सर ये यहां पे ये बात कब आती, जब ये वाला फॉर्मूला, ये ऑप्शन कब करेक्ट होता, भैया ये ऑप्शन तब करेक्ट होता जब किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन को, मान लो एन स्टेशन है, मैं बोलता यही पर्टिकुलर स्टेशन मतलब N1 N2 N3 कोई भी N1 N2 N3 कोई भी, कि ये यानी N1 है या N2 है N3 के, ये पर्टिकुलर स्टेशन ट्रांसफर करेगा, तब यहां पे ये मेरे पास करेक्ट आंसर होता। लेकिन यहां पे तो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन स्टेशन ट्रांसफर, वन स्टेशन मतलब कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, एन में से। तो यहां से एक चीज ध्यान रखना, इसको मैं यहां पे ये भी बोलता हूं, ध्यान रखना दो चीजें। अब देखो यहां पे हमारे पास प्रूफ भी है, मैं आपको प्रूफ भी लेके आया हूं, ये मेरे पास देखिएगा, ये क्रूज एंड रोज के अंदर हमारे पास गिवन है, ठीक है, लाइन slotted allow a node to transmit continuously at full rate r when the node is only the active node। ठीक है, ठीक है, सपोज देयर आर n नोड है, ठीक है, then the probability that a given slot is successful slot is the probability that one of node transmit and remaining n-1 node do not transmit। एक ट्रांसफर करे, remaining n-1 नहीं करनी चाहिए, तो यहां पे क्या लगेगा, probability that given node transmit is p। ठीक है, the probability that the remaining node do not transmit is 1 minus p पर n-1, एक ट्रांसफर करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या p है, और रिमेनिंग n-1 नहीं करेंगे, वो क्या है 1 minus p पर n-1 है। आगे क्या गिवन है, therefore the probability a given node has success, कोई एक गिवन नोड सक्सेसफुल होगी, वो क्या है p into 1 minus p पर n-1। लेकिन कितनी नोड है, n नोड है, because there are n node, so probability that any one of n node has success, किसी भी एक नोड सक्सेस होगी, वो क्या n इंटू पी इंटू वन माइनस पी पावर n माइनस वन। तो साफ साफ यहां स्टैंडर्ड किताब के अंदर भी ये गिवन है कि भाई यहां से मेरे पास ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब दो चीजों का आपको यहां से याद रखनी है, दो चीजें क्या याद रखनी है आपको, यदि पूछा जाए दो चीजें, एक कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है आपको, दो चीजें आपको पूछी जा सकती हैं, उन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, इस सवाल में आगे कहीं पूछा जाए आपको थ्रूपुट, क्या पूछा जाए सर, थ्रूपुट, यदि ऐसा पूछा जाए कि थ्रूपुट ऑफ चैनल, ठीक है, थ्रूपुट ऑफ चैनल, तो थ्रूपुट ऑफ चैनल का फॉर्मूला होगा n इंटू पी इंटू वन माइनस पी पावर n माइनस वन, कि भाई यहां से मेरे पास पूरे चैनल की थ्रूपुट, यानी n में से कोई एक स्टेशन ट्रांसफर कर रहा है। अब एक चीज और याद रख लीजिए, यहां पे यदि आगे कोई सवाल पूछा जाए ऐसा कि थ्रूपुट ऑफ होस्ट, यानी एनी पर्टिकुलर स्टेशन, कोई एक पर्टिकुलर स्टेशन गिवन स्टेशन ट्रांसफर करता है, तो थ्रूपुट ऑफ होस्ट होगा यहां पे मेरे पास p इंटू वन माइनस पी पावर n माइनस वन, एक पर्टिकुलर स्टेशन जो भी है वो ट्रांसफर कर रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी में मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी p इंटू वन माइनस पी पावर n माइनस वन। तो दो डिफरेंस आपको याद रखने हमेशा,
यदि सवाल में हमारे पास ये गिवन है कि एनी पर्टिकुलर स्टेशन डिफाइन हो कि ये स्टेशन ट्रांसफर करेगा, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पी इंटू वन माइनस पी पावर एन माइनस वन। या यहां ये ना देगा, कभी कभी वो पूछ लेता थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट के हॉस्ट की थ्रूपुट क्या होगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर हॉस्ट की थ्रूपुट क्या होगी, तो भैया यहां से हॉस्ट की थ्रूपुट होगी पी इंटू वन माइनस पी पावर एन माइनस वन, ठीक है। यहां पे थ्रूपुट ऑफ चैनल क्या होता है, एन इंटू पी इंटू वन माइनस पी पावर एन माइनस वन। कंसेप्ट हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज कंसेप्ट डिस्कस करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कोर्स के अंदर, तो ये चीजें दो आपको मेन याद रख लेनी है पीवाई क्यूज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो इसके बाद में एक सवाल आता है मेरे पास, ये समझते हैं सवाल क्या है, ठीक है। ये सवाल गेट 2015 में मेरे पास पूछा गया है, ठीक है। 2 मार्क्स का सवाल है और एनईटी क्वेश्चन है। यहां पे सवाल मेरे पास क्या कह रहा है, कंसिडर लेन विद 4 नोड S1 S2 S3 S4, 4 नोड है, ठीक है। टाइम इज डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज स्लॉट, टाइम क्या है, फिक्स साइज स्लॉट में डिवाइडेड है, ठीक है। एंड ए नोड बिगिन इट्स ट्रांसमिशन ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ ए टाइम स्लॉट, कोई भी नोड जो स्टार्ट कर सकती है वो कर सकती है बिगिनिंग ऑफ ए टाइम स्लॉट। बिगिनिंग ऑफ ए टाइम स्लॉट का मतलब क्या है कि भैया ये स्लॉटेड अलोहा में ऐसा होता है कि टाइम को स्लॉट्स में डिवाइड किया है, कोई भी स्टेशन स्लॉट के बिगिनिंग में स्टार्ट कर सकता है, यदि बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट मिसिंग हो जाता है तो वो फिर नेक्स्ट स्लॉट से स्टार्ट करता है, ठीक है। एक कोलिजन इज सेट टू बी अकर, हैव अकर, कोलिजन हो सकता है इफ मोर देन वन नोड ट्रांसमिट इन ए सेम स्लॉट, क्या कोलिजन हो सकता है यदि एक से ज्यादा नोड सेम स्लॉट में ट्रांसफर करता है, बिल्कुल। भाई देखो रेस्ट्रिक्शन क्या है, स्लॉटेड अलो में रेस्ट्रिक्शन ये है कि टाइम को स्लॉट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या है, कोई भी स्टेशन कब ट्रांसफर कर सकता है, स्लॉट के बिगिनिंग में, बिगिनिंग का स्लॉट यदि मिस हो गया मान लो तो वो नेक्स्ट स्लॉट में सेंड करेगा। सपोज बिगिनिंग का स्लॉट मिस हो गया किसी दो स्टेशन से, और दोनों स्टेशन क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं क्या नेक्स्ट स्लॉट में स्टार्ट करेंगे हम। अब नेक्स्ट स्लॉट में क्या होगा, उन दोनों ने एक साथ डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, तो दोनों का डेटा क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ जनरेशन ऑफ फ्रेम इन ए टाइम स्लॉट बाई S1 S2 S3 S4 आर 0.1 0.2 0.3 0.4 रेस्पेक्टिवली। यानी यहां से चारों स्टेशन की जो प्रोबेबिलिटी गिवन है मेरे पास, ये यहां से S1 की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 0.1, S2 की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 0.2, S3 की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 0.3, ठीक है। S4 की प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 0.4, ये प्रोबेबिलिटी गिवन, ठीक है। क्या कह रहे हैं मेरे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग फ्रेम इन फर्स्ट स्लॉट विदाउट एनी कोलिजन बाई एनी ऑफ दिस 4 स्टेशन, कह रहा है इन चारों में से कोई भी एक स्टेशन डेटा ट्रांसफर करे पहले ही स्लॉट में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंडिंग ए फ्रेम इन फर्स्ट स्लॉट विदाउट एनी कोलिजन, बिना कोलिजन के सेंड करे बाई एनी वन ऑफ दिस 4, यानी इन चारों में से कोई भी एक। तो यार यहां पे एक चीज बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरे पास यहां पे क्या होगा, एन में से कोई एक होता है तो एन इंटू पी इंटू वन माइनस पी पावर एन माइनस वन, ये होता है, हाँ सर। अब एन की वैल्यू यहां पे कितने स्टेशन है, 4 स्टेशन, कितने स्टेशन है यहां पे 4 स्टेशन है, 4 इंटू पी इंटू वन माइनस पी पावर वन माइनस पी पावर 3, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, यहां से चारों में से कोई भी कर सकता है, ठीक है। अब जब चारों में से कोई कर सकता है, पहले तो मैं यहां पे S1 S2 S3 सबकी प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूं। ये S1 की प्रोबेबिलिटी है 0.1, S2 की प्रोबेबिलिटी है 0.2, S2 की प्रोबेबिलिटी है 0.2, S3 जो स्टेशन है उसकी प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 0.3 और S4 की प्रोबेबिलिटी है मेरे पास 0.4, ठीक है। अब यहां से यदि मैं इस सवाल को सॉल्व करना दोस्तों स्टार्ट करूं तो किस तरीके से मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये S1 लिख लिया मैंने, यहां पे कोई S2 लिख लिया मैंने, ठीक है, S2 स्टेशन, ये कोई S3 है, ये कोई S4 है, 4 स्टेशन है, S1 S2 S3 S4, ठीक है। अब आपको चीजें समझनी है, मैं पूरा डिटेल में सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको किस तरीके से मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा। अब एक चीज बताइए यहां से, भाई S1 ट्रांसफर कर सकता है, चारों में से कोई भी कर सकता है, 4S1, ऐसा हो सकता है कि S2 ट्रांसफर करें, 4S2, 4S3, और हो सकता है मेरे पास S4 ट्रांसफर करें, 4S4, ऐसा मैंने लिख लिया।
अब यहां से एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, किस तरीके से मेरे पास काम चलेगा यहां, ठीक है। यार एक चीज बताइए, जब S1 स्टेशन ट्रांसफर करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी P। जब S1 ट्रांसफर करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी P, तो बाकी सब नहीं करने चाहिए। एक है इन चारों में से कोई भी एक कर ले। यदि मान लो S1 ट्रांसफर कर रहा है तो S1 की प्रोबेबिलिटी P होगी, तो S2 की क्या होगी 1 माइनस P। S3 भी नहीं करना चाहिए, उसमें 1 माइनस P। S4 भी नहीं करना चाहिए, 1 माइनस P। हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जब S2 की बात करें, हमारे पास S2 ट्रांसफर कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी P होनी चाहिए, तो बाकी रिमेनिंग स्टेशन नहीं करें तो 1 माइनस P। यहां पर ये भी मेरे पास S3 भी नहीं करना चाहिए, 1 माइनस P। S4 भी नहीं करना चाहिए, 1 माइनस P। हाँ सर, यदि S3 ट्रांसफर कर रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी P होनी चाहिए, बाकी स्टेशन ट्रांसफर नहीं करने चाहिए, तो क्या होगा 1 माइनस P। यहां से भी 1 माइनस P और यहां से भी 1 माइनस P। यदि S4 को ट्रांसफर करा रहा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी सर P, ठीक है। बाकी स्टेशन नहीं करने चाहिए, 1 माइनस P। यहां पे क्या होगा 1 माइनस P, यहां पे क्या होगा 1 माइनस P, ठीक है। अब यहां पे इसकी वैल्यूज को फिल करते हैं, ये समझिएगा। S1 की प्रोबेबिलिटी P यानी 0.1 है, ठीक है। तो S2 1 माइनस P, S2 की कितनी थी 0.2, 1 माइनस 0.2 0.8। यहां से S3 की कितनी 0.3, 1 माइनस 0.3 0.7। यहां पे S4 की क्या है 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 0.6। इसकी आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0336, 336। यू प्लीज चेक द कैलकुलेशन, ठीक है, मैं बाद में चेक करूंगा। यहां पे मेरे पास S2 ट्रांसफर करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है P, तो S2 की प्रोबेबिलिटी क्या 0.2, ठीक है। S1 नहीं करना चाहिए, तो ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.1, 0.1 माइनस 1 माइनस 0.1 0.9। S3 नहीं करना चाहिए, S3 की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.3, 1 माइनस 0.3 0.7। यहां से S4 नहीं करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी कितनी 0.4, 1 माइनस 0.4 0.6। यहां से आ रहा है 0.756। तो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, कहीं गलती हो तो बताना, ठीक है। S3 करना चाहिए, S3 की प्रोबेबिलिटी क्या है P यानी 0.3। S1 नहीं करना चाहिए, तो S1 की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.1, 1 माइनस 0.1 0.9, ठीक है सर। S2 नहीं करना चाहिए, 1 माइनस 0.2 0.8, ठीक है। यहां से 1 माइनस P S4 की यानी 1 माइनस 0.4 0.6, ठीक है। इसकी वैल्यू बताइए भैया। एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, क्या वैल्यू आ रही है इसकी। इसकी वैल्यू आ रही है 0.1296, 0.1296, ठीक है। और यहां से इसकी वैल्यू भी हम लिख लेते हैं, ये है 2016, ठीक है। अब यहां से S4 की हम बात करते हैं, तो S4 की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, या ठीक है। अब S1 नहीं करना चाहिए, 1 माइनस 0.1 0.9, ठीक है सर। 1 माइनस P यानी 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 0.8, ठीक है। यहां से 1 माइनस P 1 माइनस 0.3 0.7। तो यहां से आप कैलकुलेशन करोगे ऐसा आएगा। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, यदि यहां पे ऐसा पूछा गया होता कि यहां पे इन 4 स्टेशन है, 4 में से S1 स्टेशन विल ट्रांसफर द डेटा पैकेट, S1 स्टेशन डेटा पैकेट ट्रांसफर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसका आंसर मेरे दोस्तों क्या होता, S1 खाली पूछा होता कि S1 ट्रांसफर करेगा, उसका आंसर हो जाता 0.0336। पूछा गया होता कि S2 स्टेशन, ओनली S2 स्टेशन विल ट्रांसफर के, इसमें चारों में से S2 स्टेशन ट्रांसफर करना चाहिए, तो यानी S2 की P बाकी सबकी 1 माइनस P, यानी ये आंसर हो जाता। पूछा गया होता S3 की ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भैया यहां से हमारे पास S3 कर रहा था, बाकी सब नहीं कर रहे थे, ये होता 0.1296। यदि पूछा गया होता S4 ट्रांसफर करे सिर्फ ओनली S4, तो यहां से हमारे पास ये करता, बाकी सब नहीं करते, तो आंसर मेरे पास कितना आता, ये आता 0.2016। लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि चारों में से कोई भी एक, तो सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चारों में से कोई भी एक, तो यहां से आप इसको ऐड करोगे मेरे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू आ रही होगी 4404।
0.4404। तो इन चारों में से कोई भी एक ट्रांसफर करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास आएगी 0.4404। तो ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एनईटी क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास, इसका आंसर आएगा मेरे दोस्तों 0.4404। तो इस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, बिकॉज हमने बहुत ही डिटेल्ड में इसकी बात की है, किस तरीके से मेरे पास काम हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये सवाल मेरे पास दोस्तों पूछा गया है गेट 2008 के अंदर, 2 मार्क्स का सवाल है। सिंपल ही सवाल है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कंसिडर ए सिंप्लीफाइड टाइम स्लॉट मैक प्रोटोकॉल वेयर ईच होस्ट ऑलवेज हैज डेटा टू सेंड। हर एक होस्ट के पास डेटा है टू सेंड एंड ट्रांसमिट विद प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो यहां पे क्या गिवन है, ईच होस्ट ट्रांसमिट विद प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू 0.2। तो ईच होस्ट ट्रांसमिटिंग प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू कितना गिवन है, P इक्वल टू गिवन है सर, ये गिवन है P इक्वल टू 0.2। ठीक है, इन एवरी स्लॉट। ठीक है, देर इज नो बैक ऑफ एंड वन फ्रेम कैन बी ट्रांसमिटेड वन स्लॉट। एक स्लॉट में एक ही फ्रेम ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इफ मोर देन वन हॉस्ट ट्रांसमिट इन द सेम स्लॉट, एक स्लॉट में एक से ज्यादा हॉस्ट ट्रांसफर करता है, द ट्रांसमिशन आर अनसक्सेसफुल ड्यू टू कोलिजन। ये बात मुझे पता है कि एक स्लॉट में एक से ज्यादा स्टेशन ट्रांसफर करेगा तो कोलिजन होगा ही होगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं बोल रहा। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्ट विच दिस प्रोटोकॉल कैन सपोर्ट। कह रहा है ये प्रोटोकॉल मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ हॉस्ट सपोर्ट कर सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्ट मतलब एन के बारे में पूछ रहा है, नंबर ऑफ हॉस्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्ट मतलब स्टेशन, तो यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉस्ट यानी एन, कितने स्टेशन ये सपोर्ट कर सकता है। इफ ईच हॉस्ट हैज टू प्रोवाइडेड ए मिनिमम थ्रूपुट ऑफ 0.16 फ्रेम पर टाइम स्लॉट। ठीक है, तो यहां पे क्या गिवन है, ईच हॉस्ट हैज टू बी प्रोवाइडेड ए मिनिमम थ्रूपुट ऑफ 0.16 फ्रेम पर टाइम स्लॉट, यानी थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट गिवन है। इफ ईच हॉस्ट हैज टू प्रोवाइडेड ए मिनिमम थ्रूपुट, तो थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट गिवन है। यहां पे जब थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट गिवन है मेरे पास, थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट कितना गिवन है सर, थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट गिवन है 0.16। अब मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, कभी भी दो बातें हो सकती हैं कि थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट पूछ सकता है, थ्रूपुट ऑफ चैनल पूछ सकता है। यहां पे क्या पूछ रहा है, थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट की बात हो रही है। तो थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट के लिए फॉर्मूला क्या लगेंगे, P इंटू 1 माइनस पी पावर n माइनस 1, P इंटू 1 माइनस पी पावर n माइनस 1। तो यहां पे मैं इस सवाल को कैसे सॉल्व करूंगा, थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट, थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट, सो थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, दिस इज नथिंग बट P इंटू 1 माइनस पी पावर n माइनस 1। थ्रूपुट ऑफ चैनल होता तो क्या होता फॉर्मूला, n इंटू पी इंटू 1 माइनस पी पावर n माइनस 1। अब यहां पे थ्रूपुट ऑफ हॉस्ट को सवाल में गिवन है, कितना गिवन है 0.16। ठीक है, 0.16 इक्वल टू P की वैल्यू कितना गिवन है, P की वैल्यू गिवन है सर 0.2। ठीक है सर, 0.2 इंटू 1 माइनस P, 1 माइनस 0.2 पावर n माइनस 1। ठीक है, तो 0.16 दिस इज नथिंग बट ये हो गया 0.2 इंटू 1 माइनस 0.2 0.8, 0.8 पावर n माइनस 1। तो यानी ये मेरे पास क्या हो जाएगा भैया, 0.2 से मेरे पास कितना बार 0.8 हो गया, 8 इक्वल टू 0.8 पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं 0.8 पावर 1 इक्वल टू 0.8 पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू 1, सो दिस इज नथिंग बट n इक्वल टू 2।
तो यानी n नंबर ऑफ स्टेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां से सवाल में क्या पूछ रहा था भैया, सवाल में ही पूछ रहा था कितने स्टेशन होंगे, तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है, 2 स्टेशन। ये सवाल था, कोई ऐसा नहीं कि बहुत क्रांतिकारी सवाल आपको देखने के लिए मिला हो, बहुत नॉर्मल सवाल था, आपका आंसर निकल गया। ठीक है, अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये सवाल गेट 2021 में 2 मार्क्स का पूछा गया है। इस सवाल को देखते हैं क्या सवाल कह रहे हैं। ये सवाल मेरे पास यहां पे कह रहा है, कंसिडर ए नेटवर्क यूजिंग द प्योर अलोहा मीडियम, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, वेयर ईच फ्रेम ऑफ लेंथ 1000 बिट। यानी सवाल के अंदर फ्रेम का साइज गिवन है, कितना गिवन है, 1000 बिट का। ठीक है, सवाल में फ्रेम के साइज को समझते हैं। फ्रेम का साइज कितना है भैया, फ्रेम का साइज है 1000 बिट्स का। ठीक है सर, आगे क्या गिवन है, चैनल ट्रांसमिशन रेट, यानी सवाल के अंदर बैंडविड्थ भी गिवन है। चैनल ट्रांसमिशन रेट इज 1 Mbps, यानी 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड, 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड, यानी बैंडविड्थ गिवन है 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। अब इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है तो मैं ट्रांसमिशन निकाल सकता हूं, ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम निकाल सकता हूं, फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ, फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ। हाँ सर, आगे का सवाल मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं ट्रांसमिशन निकाल लेता हूं बिकॉज इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फ्रेम साइज कितना है, 1000 बिट का है। ठीक है सर, डिवाइड बाई बैंडविड्थ कितनी है मेरे पास, सर बैंडविड्थ है मेरे पास यहां पे 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है सर, आगे का सवाल आपने पढ़ा ही नहीं भाई, इतना मुझे पता है कि ट्रांसमिशन ले की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी ना, आपको भी पता चल जाएगा कुछ देर में। तो यानी 10 पावर 3 10 पावर -3 सेकेंड, सो दिस इज नथिंग व्हाट वी कैन से 1 मिली सेकेंड। ठीक है, आगे क्या गिवन है, कह दी एग्रीगेट नंबर ऑफ ट्रांसमिशन अक्रॉस ऑल दी नोड इंक्लूडिंग न्यू फ्रेम ट्रांसमिशन एंड रीट्रांसमिशन डिड फ्रेम ड्यू टू कोलिजन। ठीक है, इस मॉडल्ड एज कोलिजन प्रोसेस विद रेट ऑफ 100 फ्रेम्स पर सेकेंड। यहां पे कह रहा है एग्रीगेट नंबर ऑफ ट्रांसमिशन अक्रॉस ऑल दी नोड, सारी नोड मिला के जो मेरे पास डेटा ट्रांसफर कर रही हैं। ठीक है भाई, अलोहा के अंदर मेरे पास सारी नोड्स मिला के जो फ्रेम्स जनरेट कर रही है वो क्या है मेरे पास यहाँ पे, एग्रीगेट नंबर ऑफ ट्रांसमिशन अक्रॉस ऑल दी नोड इंक्लूडिंग न्यू फ्रेम ट्रांसमिशन रीट्रांसमिटेड फ्रेम, सब कुछ ड्यू टू कोलिजन, सब कुछ रेट ऑफ 1000 फ्रेम पर सेकेंड। पर सेकेंड कितने फ्रेम ट्रांसफर हो रहे हैं, 1000 फ्रेम ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहे हैं, थ्रूपुट इज डिफाइंड एज एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। कह रहा है थ्रूपुट डिफाइन की एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम सक्सेसफुल ट्रांसमिटेड पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड कितने फ्रेम सक्सेसफुली क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, थ्रूपुट ऑफ द नेटवर्क राउंडेड टू नियरेस्ट इंटीजर, यानी सवाल के अंदर थ्रूपुट पूछ रहा है। अब एक चीज बताइए आपको, थ्रूपुट का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्योर अलोहा की बात, किसकी बात कर रहे हैं, प्योर अलोहा की बात कर रहे हैं। तो यहां से थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा जो होता है मेरे पास, थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है, इसको एस के बराबर लिखते हैं, एस इक्वल टू जी इंटू ई पावर -2g। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये जी क्या बवाल है यहां पे जी होता है, जी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स, जी क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड by the network in one frame transmission time, in one frame transmission time, in one frame transmission time।
यानी जी क्या है, नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द नेटवर्क इन वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, यानी एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में कितने फ्रेम जनरेट हो रहे हैं। एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में कितने फ्रेम जनरेट हो रहे हैं। एक फ्रेम का ट्रांसमिशन टाइम कितना है भाई, ट्रांसमिशन फ्रेम कितना है 10⁻³ सेकंड, यानी 1 मिली सेकंड कह रहा है। 1 मिली सेकंड में जितने फ्रेम जनरेट होंगे वो वैल्यू होगी जी की। ई क्या एक्सपोनेंट है 2.718, ठीक है, ई एक्सपोनेंट है 2.7182, आगे कितना भी कर सकते हो, ठीक है 2.7182, ठीक है एक्सपोनेंट है। अब यहां से मेरे पास एक चीज समझिएगा, मेरे पास क्या सवाल में गिवन था, यहां पे देखिएगा, ये देखिएगा एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स, यहां पे देखिएगा एवरेज एग्रीगेट नंबर ऑफ ट्रांसमिशन अक्रॉस ऑल द नोड्स इंक्लूडिंग न्यू फ्रेम्स ट्रांसमिशन एंड retransmitted frame due to collision is needed as collision process with a rate of 1000 frames per second, यानी 1000 फ्रेम पर सेकंड जनरेट हो रहे हैं, सब कुछ मिला के, रिट्रांसमिटेड सारी सब कुछ मिला के। अब यार 1000 फ्रेम्स पर सेकंड, अब यानी एक सेकंड में कितने फ्रेम जनरेट हो रहे हैं। सर एक सेकंड में मेरे पास 1000 फ्रेम जनरेट हो रहे हैं, एक सेकंड में कितने फ्रेम्स, 1000 फ्रेम, ठीक है सर। अब जी कैसे निकलेगा, जी क्या कह रहा है, जी कह रहा है नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द नेटवर्क इन वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, कह रहा है एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में कितने फ्रेम जनरेट हो रहे हैं। अब एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम कितने, 1 मिली सेकंड, तो कह रहा है 1 मिली सेकंड में कितने फ्रेम जनरेट हो रहे हैं। 1 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड में कितने फ्रेम जनरेट होंगे, 1 मिली सेकंड इज नथिंग बट 10⁻³ सेकंड, 10⁻³ सेकंड में कितने फ्रेम जनरेट होंगे। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 1000 इंटू 10⁻³ फ्रेम, अब ये 10⁻³ है, 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एक फ्रेम आ जाएगा, ये 1 फ्रेम आ गया। तो जो जी की वैल्यू आई है वो जी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हाँ सर जी की वैल्यू 1 आ गई। जब जी की वैल्यू यहां से 1 आ गई है तो मेरे पास क्या होगा भैया, मैं फॉर्मूला लगा दूं, थ्रूपुट ऑफ प्योरल होगा, थ्रूपुट ऑफ प्योरल, थ्रूपुट ऑफ प्योरल होगा एस इक्वल टू जी इंटू e⁻⁻²g, जी की वैल्यू है 1 इंटू e⁻⁻²g, यानी 2 इंटू 1, तो मैं क्या कह सकता हूं 1/e⁻², तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, बताइए, मैं कैलकुलेटर से एक बार सॉल्व कर लेता हूं। तो ये आ रही है 0.135, देखो ई जो है ना, ई एक्सपोनेंट है 2.718, ठीक है, इससे आगे भी ले सकते हो, एक्सपोनेंट है मेरे पास, ठीक है। तो यहां से आपको वैल्यू आ रही है 0.135। यदि आपको यहां पे थ्रूपुट परसेंटेज में पूछा जाए तो कितना परसेंट होगा भैया, परसेंटेज में पूछा जाए तो आएगा 13.5%। बट सवाल में क्या पूछा है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं, थ्रूपुट 13.5% का मतलब क्या है कि 100 फ्रेम यदि नेटवर्क पे जनरेट हुए तो उसमें से 13.5 फ्रेम सक्सेसफुली क्या हुए, ट्रांसफर हुए। अब यहां से मेरे पास कितने फ्रेम जनरेट हो रहे हैं, 1000 फ्रेम जनरेट हो रहे हैं, तो 1000 के 13.5% यानी 135 फ्रेम, तो मैक्सिमम 135 फ्रेम सक्सेसफुली क्या होंगे, डिलीवर्ड होंगे, बाकी सारे फ्रेम्स कोलाइड होके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है, कोलिजन में मारे जाएंगे, ठीक है, वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड नहीं हो पाएंगे। तो यहां से ये यही कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा था, यहां पे देखिए
थ्रूपुट इज डिफाइंड एज, थ्रूपुट कैसे डिफाइंड की, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड पर सेकंड, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम सक्सेसफुल ट्रांसमिटेड पर सेकंड। तो एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स, एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड पर सेकंड, कह रहा पर सेकंड कितने फ्रेम सक्सेसफुली ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 1000 तो जनरेट हो रहे हैं, आप देखोगे 1000 फ्रेम्स एक सेकंड में, 1000 का 13.5% कैसे निकालूंगा, दिस इज नथिंग बट 1000 इंटू 0.135 यानी कितना आएगा 135। तो 135 फ्रेम सक्सेसफुली क्या हो रहे हैं, डिलीवर्ड होंगे पर सेकंड। तो यहां पे मेरे पास इसका आंसर, वैसे आईआईटीज के आंसर की में हमारे पास 132 से 135 ऐसे कुछ करके रेंज गिवन थी, बट करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर दोस्तों इसका 135 होना चाहिए। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, एनईटी क्वेश्चन है। ये सवाल गेट 2009 में मेरे पास 2 मार्क्स का पूछा गया था। आई डोंट नो दैट व्हाई दे हैव आस्क्ड दिस सिंपल क्वेश्चन। ये एनईटी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर दैट 15 मशीन नीड टू बी कनेक्टेड इन ए लैन यूजिंग 8 पोर्ट ईथरनेट स्विच। कोई 8 पोर्ट ईथरनेट स्विच है जिसमें क्या है 15 मशीन हमारे पास कनेक्ट करनी है। ठीक है, assume that these switches do not have any separate uplink port, इसमें कोई सेपरेट अपलिंक पोर्ट नहीं है। ठीक है, यानी यदि एक स्विच को आपको दूसरे स्विच से कनेक्ट करना है तो उसके लिए कोई सेपरेट पोर्ट नहीं है, जो पोर्ट है उसमें 8, उनमें से ही एक में से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ स्विच नीडेड, कह रहा कितने स्विच की मेरे पास जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखो सिंपल सवाल है, 15 मशीन को कनेक्ट करना है, एक स्विच में 8 पोर्ट है। ठीक है, तो ये मान लो मैंने स्विच कोई 1 ले लिया। ठीक है, ये कोई स्विच 1 है। 8 पोर्ट है यहां पे। ठीक है, एक पोर्ट यहां हो गया, 2 पोर्ट हो गया ये। ठीक है, ये 3 पोर्ट हो गया ऐसा, ये 4 पोर्ट हो गया कोई, ये 5 पोर्ट हो गया कोई, 6 पोर्ट हो गया। ठीक है, कोई 7 पोर्ट हो गया, कोई 8 पोर्ट हो गया, 8 पोर्ट है। अब यार एक चीज बताइए, हर एक पोर्ट से मैं एक मशीन को कनेक्ट कर सकता हूं, मान लो ये कोई M1 मशीन है, कोई M2 मशीन है, कोई M3 मशीन है। ठीक है, यहां पे कोई मान लो M4 मशीन है, यहां पे कोई मान लो M5 मशीन है, यहां पे कोई मान लो M6 मशीन है, यहां से कोई मान लो M7 मशीन है। ठीक है, इन सारी मशीन को मैंने क्या किया, कनेक्ट कर लिया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इस वाले पोर्ट से क्यों कनेक्ट नहीं किया, अभी बताऊंगा ना मेरे दोस्त। ठीक है, ये मेरे पास इस तरीके से पोर्ट से कनेक्ट हो गई 8 मशीन, ये 7 मशीन। ठीक है, ये कर, ठीक है भाई। इस स्विच के अंदर सवाल में क्या गिना है, assume that these switch do not have any separate uplink port, कोई सेपरेट अपलिंक पोर्ट नहीं है। अब ये कह रहा है कितने स्विच की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस स्विच को फिर हमको दूसरे स्विच से भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा, अलग से कोई पोर्ट नहीं है। तो यहां पे स्विच से सिर्फ 7 मशीन मैक्सिमम कनेक्ट हो सकती है। क्यों, क्योंकि यार मुझे दूसरा स्विच भी यहां पे लगाना पड़ेगा, ये स्विच 2, ये कोई दूसरा स्विच होगा। ये तो एप्टीट्यूड का सवाल हो गया ना यार, जैसे घर में आप स्विच लगाते हो, तो भैया यहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर इस पोर्ट से इस स्विच को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां से एक पोर्ट इसका चला गया, ये वाला एक पोर्ट से ये पोर्ट कनेक्ट हो गया। अब यहां पे फिर से मेरे पास एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है। ठीक है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, एक पोर्ट ये है, और एक और पोर्ट है। अब एक पोर्ट यहां चला गया, 8 पोर्ट है, यहां से मेरे पास कहां तक हो गया था, M7 तक हो गया था। अब यहां पे क्या हो गया, M8 हो गया, M9 होगा, M10 होगा। ठीक है, यहां पे M11 होगा, यहां पे M12 होगा,
यहां पे M13 होगा। 6 पोर्ट हो गए 7, और अब एक्चुअल में 15 मशीन कनेक्ट करनी थी तो मुझे एक स्विच की और जरूरत पड़ेगी। भाई 15 मशीन कनेक्ट करनी थी तो एक स्विच की जरूरत और पड़ेगी ना मुझे, काम तो चला नहीं, 15 की 15 मशीन तो कनेक्ट होंगे नहीं। यहां पे 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। यहां पे इस तरीके से मेरे पास ये, ठीक है। अब समझिए बात को, ये स्पोर्ट से कनेक्ट हो गया, ये स्पोर्ट से कनेक्ट हो गया, ये स्पोर्ट से कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये स्पोर्ट से कनेक्ट हो गया, ये स्पोर्ट से कनेक्ट हो गया, ये स्पोर्ट से कनेक्ट हो गया। 13 मशीन हुई है। क्या यहां पे 14 लगा सकता था? ना ना ना। भाई कैसे करता मेरे पास, यहां पे 8 ही पोर्ट है ना, एक पोर्ट से तो ये स्विच इस स्विच से कनेक्ट हो गया। यहां पे मैंने 6 मशीन लगा दी, यहां पे एक पोर्ट ही बचा हुआ। अब मशीन 15 थी, 13 ही हुआ है। यहां पे क्या, यहां पे यदि 14 होती तो काम चल जाता मेरे पास, यहां पे 14 भी कनेक्टेड, लेकिन 15 है। यदि 14 मशीन होती तो इस पोर्ट से मैं M15 को कनेक्ट कर देता, सॉरी M14 को, 14 नोड होती, 14 मशीन होती तो काम हो जाता, मेरे पास 2 स्विच की जरूरत होती। लेकिन यहां पे क्या है बात भैया ये है कि यहां पे मेरे पास 15 मशीन है, तो 15 मशीन है तो मुझे भैया एक स्विच और कनेक्ट करना पड़ेगा, मजबूरी बन गई मेरी। बात समझ में आ रही? यदि 14 ही मशीन होती तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यानी 2 ही स्विच काफी थे, ठीक है। यहां पे स्विच 3 आया है, तो इसका मतलब जो पोर्ट बचा हुआ था ये पहले क्या होगा, ये इस पोर्ट से ये कनेक्ट होगा, ठीक है। अब यहां पे कितनी मशीन बची हुई है, अब यहां पे पोर्ट कितने हो सकते हैं, एक ये हो गया, 2 ये, बहुत सारे। अभी तो एक पोर्ट, यहां 7 पोर्ट बचे, लेकिन यहां पे मेरे पास मशीन कितनी बची है, एक M14 बची है, एक M15 बची है, तो M14 M15 को यहां पे लगा दिया, M14 M15। बाकी कुछ पोर्ट बच गए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां से मेरे पास एक चीज और बताइए, और अब कितनी मशीन और कनेक्ट हो सकती है इससे, कोई स्टूडेंट बताएगा? यहां पे 3 ही स्विच तो, 3 पोर्ट ही तो यूज हुए हैं हमारे पास, 8 पोर्ट है, 5 और हो सकती हैं अभी, ठीक है भाई। 3 पोर्ट तो चले गए, 5 पोर्ट और खाली हैं, 5 मशीन और कनेक्ट हो सकती हैं, तो 15 5 20, फिर 20 मशीन कनेक्ट हो जाती है इन 3 से मैक्सिमम, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल फ्यूचर में पूछा जाए तो इसको आपको सॉल्व करने का तरीका आ जाना चाहिए, यार इस तरीके से हम सवाल को क्या कर सकते हैं दोस्तों, सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास ये एमसीक्यू है, और ये सवाल गेट में कब पूछा गया, ये सवाल गेट में 2005 के अंदर 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। तो इसको देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो इस सवाल को यहां से देख रहे हैं, जब मैं रीड करता हूं सवाल को, क्या है हमारे पास, ए ब्रॉडकास्ट चैनल हैज 10 नोड्स एंड टोटल कैपेसिटी ऑफ 10 एमबीपीएस, ठीक है। यहां से मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स कितनी गिवन है, 10 गिवन है। तो नंबर ऑफ नोड्स की बात हो जाए, यदि नंबर ऑफ नोड्स, तो नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास यहां पे 10 नोड्स गिवन है। नंबर ऑफ नोड्स को नॉर्मली मैं n से डिनोट करता हूं, तो ये 10 है, ठीक है। यहां पे मेरे पास कैपेसिटी 10 एमबीपीएस, यानी बैंडविड्थ जो मेरे पास गिवन है दोस्तों, वो 10 एमबीपीएस की बैंडविड्थ गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट यूज पोलिंग, पोलिंग का मैकेनिज्म यूज हो रहा है फॉर मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। Once a node finish transmission, there is a polling delay of 80 microsecond to poll the next node. यानी यहां पे हमारे पास पोलिंग का यूज होता है, पोलिंग का जो डिले गिवन है, यानी इसको मैं टी पोल से डिनोट कर रहा हूं, यानी पोलिंग का समय गिवन है 80 माइक्रोसेकंड। आगे सवाल में गिवन है, वेयर ए नोड इज पोल्ड इट इज अलाउड टू ट्रांसमिट ए मैक्सिमम 1000 बाइट, कह रहा मैक्सिमम कितना बाइट ट्रांसफर कर सकता है, 1000 बाइट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो नहीं डेटा साइज या फ्रेम साइज कितना गिवन है, यहां पे फ्रेम का साइज गिवन है 1000 बाइट का, ठीक है, पैकेट का साइज, ठीक है। अलाउड टू ट्रांसमिट मैक्सिमम 1000 बाइट, ठीक है। मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ द ब्रॉडकास्ट चैनल, यानी मैक्सिमम यहां पे थ्रूपुट पूछा है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, पोलिंग क्या है मेरे पास, यहां से हमारे पास इसमें एक प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेशन का कंसेप्ट होता है पोलिंग मैकेनिज्म में। तो क्या होता है मेरे पास, प्राइमरी स्टेशन जो है वो पूरा कंट्रोल करता है सेकेंडरी स्टेशन को, यानी कोई भी 2 सेकेंडरी स्टेशन तब तक डेटा नहीं सेंड कर सकते जब तक कि प्राइमरी स्टेशन परमिशन नहीं देगा। प्राइमरी स्टेशन क्या देता है, परमिशन देता है सेकेंडरी स्टेशन को। तो 2 सेकेंडरी स्टेशन कैन नॉट सेंड डेटा डायरेक्टली, ये हमारे पास प्राइमरी स्टेशन परमिशन देगा, तभी सेकेंडरी स्टेशन दो एक दूसरे को डेटा सेंड कर सकते हैं। तो होता क्या है, पहले प्राइमरी जो स्टेशन है वो स्टेशन को पूछता है, ठीक है,
एक पोल मैसेज भेजता है। पोल मैसेज मान लो बहुत सारे स्टेशन कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, मीडियम से, तो वो सबको वन बाई वन करके एक मैसेज भेजता है। जैसे कि मान लो यहां से मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस टॉपिक का, तो यहां से मेरे पास मान लो ये स्टेशन कनेक्टेड हैं, यहां से बहुत सारे स्टेशन इस मीडियम से कनेक्टेड है। सपोज यहां से मेरे पास कोई S1 स्टेशन कनेक्टेड है, कोई S1 स्टेशन, S2 स्टेशन कनेक्टेड है, कोई S3 स्टेशन कनेक्टेड है, कोई S4 स्टेशन कनेक्टेड है। तो यानी अब इसमें होता क्या है, एक प्राइमरी स्टेशन होता है। प्राइमरी स्टेशन क्या करता है, इस S1 स्टेशन को पहले एक पोल मैसेज भेजेगा। पोल मतलब क्या, आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो, यदि ट्रांसफर करना चाहते तो बताएगा यस आई वांट टू ट्रांसफर, यदि नहीं चाहता है तो मना कर देगा, ठीक है। क्योंकि बिना प्राइमरी स्टेशन की परमिशन की सेकेंडरी स्टेशन डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी स्टेशन S1 को पूछेगा क्या भाई डेटा सेंड करना चाहते हो, ये बोला नहीं मैं नहीं चाहता हूं, ठीक है। फिर S2 को पोल मैसेज भेजेगा, फिर S3 को पोल मैसेज भेजेगा, फिर S4 को। पहले हम पोल मैसेज भेजते हैं, यानी ये जानने के लिए स्टेटस स्टेशन का कि भाई कि आप डेटा सेंड करना चाहते हो कि डेटा सेंड करना नहीं चाहते हो। ये कौन भेजता है, प्राइमरी स्टेशन पोल मैसेज भेजता है, ठीक है। तो यहां से जब भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं तो इसमें मेरे पास कुछ समय पोलिंग में जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यदि मैं टाइमलाइन की डायग्राम बोलूं यहां पे, तो किस तरीके से यहां पे काम होता है, इस तरीके से मान लो एक टाइम है, इस टाइम को मैंने स्लॉट्स में डिवाइड किया हुआ है, इस टाइम को मान लो मैंने स्लॉट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, कुछ समय मेरे पास ये जो स्लॉट्स इस तरीके से होता है मेरे दोस्त, इसमें मेरे पास ऐसे होता है ये, ठीक है। ये ऐसे मान लीजिए, मान लो पहले कुछ समय मेरे पास पोलिंग में जाता है, पोलिंग के बाद स्टेशन डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है, फिर डेटा प्रोपेगेट होता है। तो यानी ऐसा मान लीजिए जैसे कि पहला कुछ समय तो यहां से पोलिंग में जाएगा, टी पोल। अब जब टी पोल, जब मेरे पास कोई स्टेशन डेटा ट्रांसफर करना चाहता तो डेटा को लिंक पर ट्रांसफर भी करेगा, तो कुछ समय यहां पर ट्रांसमिशन डिले में जाएगा, फिर पैकेट प्रोपेगेट भी करेगा, तो कुछ समय प्रोपेगेशन डिले में जाएगा। यानी मान लो ये S1 स्टेशन कोई डेटा पैकेट ट्रांसफर करना चाहता है, तो S1 का क्या होगा, यहां से यहां तक ये समय जाएगा, ठीक है, पूरा डेटा पैकेट ट्रांसफर करने में। ये मैं टाइम ले रहा हूं। अब ऐसे फिर से मान लो कोई दूसरा स्टेशन होगा भैया, यहां से कोई दूसरा स्टेशन होगा, तो वहां भी कुछ पोलिंग में समय जाएगा, कुछ मेरे पास समय जो है यहां पे ट्रांसमिशन डिले में जाएगा, कुछ समय मेरे पास प्रोपेगेशन डिले में जाएगा, ठीक है। अब इसको स्लॉट मत समझना, एक स्लॉट में से देखा जाए तो यहां तक एक स्लॉट है कि एक स्टेशन ने ये स्लॉट लिया है, टी पोल प्लस ट्रांसमिशन डिले प्लस प्रोपेगेशन डिले, ठीक है। अब यहां पे फिर से मेरे पास कोई स्टेशन दूसरा है, तो ये पोलिंग में टाइम कुछ जाएगा, ठीक है। पोल होने के बाद पैकेट को लिंक पर ट्रांसफर करेगा, ट्रांसमिशन डिले, फिर पैकेट प्रोपेगेट होगा, प्रोपेगेशन डिले। तो ये कोई S2 स्टेशन है मान लो, यहां पे S2 स्टेशन। तो ऐसा ही सारे स्टेशन में हम कोई भी स्टेशन डेटा ट्रांसफर करेगा तो ये सारा समय लगेगा। अब मैं यहां से कोई भी स्टेशन डेटा ट्रांसफर कर रहा है, उसके लिए यदि मैं यहां पे एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करूं, तो यहां से एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, यार एफिशिएंसी होती है मेरे पास यूजफुल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम। एफिशिएंसी क्या होती है सर, एफिशिएंसी होती है यूजफुल टाइम डिवाइड बाई टोटल टाइम, डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब यहां से मेरे पास यूजफुल टाइम क्या है सर, यूजफुल टाइम यहां पे खाली है ट्रांसमिशन डिले। टोटल टाइम की बात की जाए, टोटल टाइम मेरे पास क्या है, टोटल टाइम यहां से टी पोल है, पोलिंग में कुछ समय जाएगा, पोल, उसके अलावा ट्रांसमिशन डिले, उसके अलावा प्रोपेगेशन डिले। तो यानी ये मेरे पास यहां पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला कुल मिला के आ जाएगा। ठीक है सर, ये फॉर्मूला एफिशिएंसी का आ गया। अब यहां पे 10 स्टेशन हो 20 स्टेशन हो क्या फर्क पड़ता है, हर एक स्टेशन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला मेरे पास यही आएगा, ठीक है। ठीक है, यहां पे जैसे कि स्टेशन दे दिए तो यहां पे स्टेशन का तो कोई मतलब हुआ नहीं, इसमें मैं एफिशिएंसी निकालूंगा तो हर स्टेशन का एफिशिएंसी का यही आएगी, यही हर स्टेशन इतना समय लगेगा, ठीक है। तो यहां पे ये स्टेशन का कोई फायदा यहां पे इस वैल्यू का नहीं रहेगा एफिशिएंसी को निकालने में, ठीक है। तो यहां पे सवाल में क्या पूछा था, पहले थ्रूपुट पूछा था। यहां पे मैं इस सवाल की एफिशिएंसी निकालूं तो एक छोटी सी बात समझिए, यहां पे सवाल में मेरे पास फ्रेम का साइज गिवन है, बैंडविड्थ गिवन है, तो मैं ट्रांसमिशन निकाल सकता हूं, ट्रांसमिशन फ्रेम या पैकेट।
ट्रांसमिशन लाइन फ्रेम का क्या होगा, फ्रेम साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। हाँ सर, फ्रेम साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। यहां से मेरे पास फ्रेम साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। फ्रेम का जो साइज है वो कितना है मेरे पास, यहां से 1000 बाइट का है, मैं बिट पे कन्वर्ट करूंगा तो 8000 बिट्स हो जाएगा। हाँ सर। बैंडविड्थ की बात की जाए तो यार बैंडविड्थ कितना है मेरे पास, बैंडविड्थ यहां पे गिवन है 10 एमबीपीएस की, 10 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। अब बिट से बिट कैंसिल कीजिए, यहां से मेरे पास ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 800 इंटू 10 पावर -6 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद सेकेंड। इसको मैं क्या कह सकता हूं, 800 माइक्रो सेकेंड। क्योंकि पोलिंग का समय भी मेरे पास माइक्रो सेकेंड में गिवन था। अब जब यहां पे मैं इस एफिशिएंसी को फाइंड करूंगा तो ट्रांसमिशन ले कितना है, 800 माइक्रो सेकेंड है, 800 है। यहां पे बात की जाए, यहां पे तो मेरे पास ये पोल कितना गिवन है, टी पोल, ये सर मेरे पास 80 माइक्रो सेकेंड गिवन है, ये 800 है। क्या कहीं प्रोपेगेशन डिले की वैल्यू पूरे सवाल में गिवन है, पूरे सवाल के अंदर प्रोपेगेशन डिले की वैल्यू कहीं भी गिवन नहीं है, तो इसका मतलब प्रोपेगेशन डिले जो है इसको 0 मान लिया जाएगा। ठीक है, ये यहां से कितना मान लिया जाएगा, 0, कोई वैल्यू यहां पे गिवन नहीं है। तो यहां से कितना आएगा भैया, 800 डिवाइड बाई 800 माइक्रो सेकेंड और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा। ठीक है, 880। अब माइक्रो सेकंड से माइक्रो सेकंड उठा दो, ये 0 से 0, अब 8 से काटोगे तो 8 दाम 80 और 11 अट्ठे 88, 10/11 आ गया। अब यहीं से मुझे थ्रूपुट निकालना हो मेरे दोस्त, तो यार यहां पे थ्रूपुट क्या होगा भाई, सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा है थ्रूपुट। तो थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट होता है सर एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ, एफिशिएंसी इंटू बैंडविड्थ। अब एफिशिएंसी यहां पे कितनी गिवन है, 10/11, यही गिवन है सर 10/11 इंटू बैंडविड्थ कितनी है सवाल में, भाई सवाल में आप थ्रूपुट पूछा था ना, ये देख लीजिए, थ्रूपुट ऑफ द ब्रॉडकास्ट चैनल। अब बैंडविड्थ कितनी गिवन है, 10 एमबीपीएस, 10 एमबीपीएस इंटू 10 एमबीपीएस। तो यहां से कितना आ जाएगा, 100/11, 100/11 एमबीपीएस। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 100/11 एमबीपीएस, 100/11 एमबीपीएस ऐसा कोई ऑप्शन है, यस सर, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी सवाल का मेरे पास आंसर निकल गया। बात समझ में आ गई भाई ये चीज।